हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू वेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे साइंस का, क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी। उसका आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं विद बेसिक इंफॉर्मेशंस एंड ओम्स लॉ। ठीक है, तो आज के सेशन में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से रेजिस्टेंस कंडक्टर को किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है। मींस मैंने आपको लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर मेरे पास ये कंडक्टर है और जब तक मैं इस पे वोल्टेज ना लगा दूं, इसके दोनों एंड से एक सेल या बैटरी कनेक्ट ना कर दूं, तब तक के इसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक मैं इसे सेल या बैटरी को इससे ना अटैच करूंगी नहीं करूंगी, तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो अब इस कंडक्टर के बारे में बताना है। तो ये कंडक्टर क्या बना? इसके लिए रुकावट बना। ठीक है, रेजिस्टेंस मैंने बोला था, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इंटरप्शन, रुकावट। ठीक है, तो जो भी इसके डिसीजन में ऑब्स्टेकल, जो भी इसके पाथ में ऑब्स्टेकल, कुछ भी चीजें आ रही हैं वो सब रेजिस्टेंस होती हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, वीक है। मीन्स टू से अगर हमने इसे सिर्फ इतना सा रेजिस्टेंस लगाया, वही जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपको 5 वोल्ट का बल्ब लगा दूं यहाँ पे, बात तो वही है। या फिर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे 100 वोल्ट का बल्ब लगा दूं, 100 वॉट का। ठीक है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अब मुझे ये बताना है। अभी जो इस लेक्चर में हम आज के सेशन में पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि फैक्टर्स किस तरीके से, कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि कंडक्टर के रेजिस्टेंस को जो इफेक्ट कर सकते हैं। कितना हमें मिनिमम रेजिस्टेंस लेना चाहिए जिससे कि हमारी करंट कंप्लीट चले, कितना हमें क्या। ठीक है, तो वो सब पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहले मतलब कि सिंपल इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, 4 पर। इनके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था, अब बस डिटेल में पढ़ना है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की कितनी लेंथ है। कि हम छोटा लें तो कैसा सर्किट हमारा कंप्लीट किस तरीके से होगा, हम बड़ा ले लें कंडक्टर तो हमारा किस तरीके से, तो लेंथ पे। और जब लेंथ पे करेगी तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करेगी। क्लियर है कि कितना थिकनेस ली है हमने, इतनी थिकनेस ली है कि इतनी। अगर हमने इतनी थिकनेस ली है तो ऑब्वियसली ये करंट इसमें इजीली फ्लो हो जाएगा। बस इतनी थिकनेस ली है तो कुछ करंट यहाँ पे कंज्यूम होगा, तब फिर वो आगे जाएगा। क्लियर है, पहले वो पूरे इसे हीट अप करेगी। ठीक है, एक नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, हमने किस टाइप का कंडक्टर लिया है, हमने ये कॉपर का है, सिल्वर का है, एल्यूमिनियम का है, ये सब इसमें इंक्लूड है। ठीक है, फोर्थ टेम्परेचर, कंडक्टर के टेम्परेचर पर, कि हमने इसे 100 केल्विन पे लिया है, पहले से ही हमने इसे 100 केल्विन पे ले लिया। अब उसके बाद हम बैटरी और सेल जो लगाएंगे वो कितने पे लगाएंगे। क्लियर, या फिर ये 0 केल्विन पे ले लिया, अब हमें क्या देना पड़ेगा, हो सकता है हमें ज्यादा वोल्टेज देनी पड़े बैटरी की। तो वो सम आज इन 4 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या क्या इफेक्ट होता है हम वो से देखेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। सबसे पहले इफेक्ट लेंथ पर, मतलब कि लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, लेंथ की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, कि अगर हमने लेंथ छोटा लिया है या बड़ा लिया है क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहली बात, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेंथ के। अगर हम बात करें तो जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, जहां पर हम कह सकते हैं एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सॉरी रेजिस्टेंस तो बाद में, कि अगर हमारे पास हमने लेंथ ज्यादा ली है तो रेजिस्टेंस उतना ही बड़ा वो उसके लिए ऑब्स्टेकल है। ठीक है, जितनी हमने कम लेंथ ली है उतना ही कम उसके लिए ऑब्स्टेकल होगा, रेजिस्टेंस होगा। कैसे? एक हमने सर्किट लिया और हमने इसमें छोटी सी लेंथ वाला हमने इसे सर्किट में लगा दिया कंडक्टर को। क्लियर, अब यहां से क्या चला, हमने वोल्टेज दी से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब करंट को क्या करना है, सिर्फ यहां से जाना है, यहां से सिर्फ छोटी जगह में रुकावट आ रही है। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, हमने थोड़ी लेंथ में बड़ा ले लिया है, क्लियर, ऐसे ले लिया है, तो अब ये फिर से करंट, अब उसी करंट को मानो हमने यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगाई, 5 वोल्ट की लगाई यहाँ पर, ये 5 मीटर की डिस्टेंस है, ये 15 मीटर की डिस्टेंस है। तो अब इसे क्या करना होगा, इस रास्ते से अब 15 मीटर कवर करने में उसे टाइम ज्यादा लगेगा ना,
तो रेजिस्टेंस उसके लिए ज़्यादा हो गया, रुकावट ज़्यादा हुई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसके लिए जो रुकावट थी वो कम थी, 5 मीटर था, कवर किया और वो बाहर निकल गया, करंट पूरे सर्किट में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जैसे लेंथ वैसा ही रेजिस्टेंस उसे फॉलो करने को मिलेगा। अगर हम वायर की लेंथ डबल कर देंगे, ये जो ये है ना, इनसे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस जो यहाँ से कि लेंथ को, अगर हमने वायर की लेंथ को डबल किया है तो रेजिस्टेंस कितना होगा 1 मार्क में। अगर हमने वायर की लेंथ को हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से ज्यादा पढ़ के जाएंगे तो इट इज वेरी यूजफुल टू ऑल। ठीक है, अब बात करी जा रही है कि अगर हम लेंथ को डबल कर दें, मतलब L था, अगर मैंने 2L कर दी तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डबल हो जाएगा। अगर मैंने लेंथ को हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम लेंथ, वायर की लेंथ को अगर हम डबल करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हमने लेंथ डबल कर दी है, पहले इतनी थी, ठीक है, अब इतनी भी कर दी है तो डबल हुआ तो रेजिस्टेंस भी पहले 2 आ रहा था, मानो लेंथ हमने कितनी ली है 2 ली है तो रेजिस्टेंस 2 था, हमने इसे डबल कर दिया तो ऑब्वियसली ये भी तो अपने आप ही 4 हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी लंबी वायर उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी शॉर्ट वायर उतना ही कम रेजिस्टेंस। क्लियर? अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे बड़ी बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्स इफेक्ट पड़ता है कैसे? कि जितना ज्यादा उसका एरिया होगा, ठीक है, उतना ही उसका रेजिस्टेंस कम होगा। कैसे होगा, अब वो चीज देखते हैं। ठीक है, देखो अब मैंने आपको उसी वाले फॉर्मूले में चलते हैं। ये हमने लिया इतना बड़ा सर्किट और एक हमने ले लिया लाइक इतना बड़ा। ठीक है, अब आपने क्या कहा कि जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस उसके लिए इतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब एरिया उसके पास ज्यादा है तो रेजिस्टेंस उसके लिए क्या होगी, कम। अगर मतलब मीन्स टू से अगर हम थिक वायर लेंगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर हम मोटा लेंगे वायर तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, उसके बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया क्योंकि हमने क्या लिया है, थिक वायर लिए। अगर हम थिन वायर लेंगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम हो गया, मान के चलो अगर हमने थिक वायर ली है, थिक वायर के पास क्या हुआ, हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम लगा, क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, रुकावट उसके लिए वो कम होगी। जो हम इसमें रेजिस्टेंस देख रहे थे वो क्या होगा, कम। तो इससे हमें ये बात याद रखनी है कि जो थिक वायर है उसके पास रेजिस्टेंस लेस होता है और जो पतली वायर होती हैं, थिन होती हैं, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। क्लियर है? उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज डबल्ड, अगर हम इसे डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस अपने आप हाफ हो रहा है, और अगर हम इसे हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि थिक वायर, जितनी ज्यादा मोटी वायर होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। क्लियर? जितनी पतली वायर हम लेंगे, जितनी थिन वायर लेंगे, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। थिक वायर का सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो किससे है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। ठीक है, थिक वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कम हुआ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट लेंथ, अगर हम थिक वायर की, हम वायर भी थिक ले रहे हैं और हम लेंथ भी कम ले रहे हैं उसकी, तो क्या हो जाएगा उसका, हम इसलिए ले रहे हैं शॉर्ट, कोई बात नहीं, हमने उसे इसलिए लिया जिससे कि उसका रेजिस्टेंस कम हो, और अगर रेजिस्टेंस कम है तभी तो वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और अगर हम लॉन्ग लेंथ ले लें, मतलब अगर हम बड़ा ले लें और वायर पतली लें तो उसके लिए क्या होगा, हमें जहाँ पर हाई रेजिस्टेंस चाहिए होता है हम वहां पर इसका यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी हमें रेजिस्टेंस खुद से भी क्रिएट करना पड़ता है कि हमें ज्यादा चाहिए, कम चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, कि अगर इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, या हम वायर कुछ भी कह सकते हैं, डिपेंड्स ऑन नेचर, किस नेचर का वो बना हुआ है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी लो रेजिस्टेंस के होते हैं और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हाई रेजिस्टेंस के होते हैं। क्लियर? अगर मैं आपसे एक एग्जांपल आपको नॉर्मली ऐसे देते हैं कि हमने क्या लिया, 2 वायर लिए हैं, इस वायर का नाम हमने ए कह दिया और इस वायर का नाम हमने बी कह दिया, हमने सेम लेंथ, इक्वल, एवरीथिंग इज इक्वल। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, एक को तो हमने मानो कॉपर का ले लिया और एक को हमने नाइक्रोम का या किसी भी चीज का ले लिया।
अब हमने इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इक्वल डायमीटर, एवरीथिंग, लेकिन उसका नेचर भी तो इफेक्ट करेगा कि कॉपर का ज्यादा अच्छा है या फिर हम कह सकते हैं नाइक्रोम का ज्यादा अच्छा है। अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस जो है नाइक्रोम का कितना होता है, कॉपर से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉपर से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होता है, नाइक्रोम का। तो जहां हमें ज्यादा रेजिस्टेंस की जरूरत होती है तो वहां पर हम क्या लेते हैं, नाइक्रोम वायर यूज करेंगे। क्लियर, तो उसके नेचर पर भी इफेक्ट पड़ता है कि हम ले किस चीज की वायर रहे हैं। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी इफेक्ट हमने पता चला है कैसे। हमने देखा कि जितने भी हमने प्योर मेटल्स थे, जितने भी प्योर मेटल्स थे उनका रेजिस्टेंस बढ़ता गया जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया। अगर मैं अब आपसे बात करूं प्योर मेटल्स कैसे हुए, जैसे कि जैसे कुछ भी कोई भी प्योर मेटल है, अगर हमने ले लिया कॉपर ले लिया, आयरन लिया, तो जो इस टाइप के जो मेटल थे हमने देखा कि इनका जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इनका रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, अपने आप ही रेजिस्टेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ टेम्परेचर बढ़ाते ही। और हमने अगर वो टेम्परेचर को कम कर दिया तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। मतलब जैसे वो नेचर के थे उन्होंने वैसे ही टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाया। लेकिन कुछ रेजिस्टेंस ऐसे भी थे, कुछ जैसे हम कहते हैं तो मेटल हो गए, लेकिन जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज, इनमें क्या हुआ, इन्होंने कुछ इस तरीके से शो ऑफ किया कि इनका टेम्परेचर से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। जैसे हम कहते हैं मैग्नीशियम की वायर, नाइक्रोम की वायर, इनको देखा गया कि टेम्परेचर कितना भी हमने बढ़ाया इन पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। क्लियर, तो आगे चारों पॉइंट समझ में, एक बार जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड है नेचर ऑफ द इफेक्ट ऑफ मटेरियल, किस तरीके का, अगर हम एवरीथिंग वुड बी सेम, अगर हम उसमें क्या करें, अगर हमें नेचर ही ना पता हो, अगर हम दोनों नेचर डिफरेंट कर देंगे तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा। फोर्थ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हमने देखा कि प्योर मेटल थे वो इंक्रीज हो गए अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, डिक्रीज हो गए टेम्परेचर कम करने पर। ठीक है, लेकिन कुछ एलॉयज ऐसे थे जिन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा टेम्परेचर का, तो हमें देखने को मिला कि इसमें भी इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर। नेक्स्ट, अब एक आपके लिए एक न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसे कर लेते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। उसने क्या पूछा है ए पार्ट में, उसने कहा है कि करंट कितना है, इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, अगर मैंने वोल्टेज को 220 वोल्ट लिया तो, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200, अगर मैंने कहा कि रेजिस्टेंस कितना है 1200 ओम है तो हमें पता है या तो हम V इज इक्वल्स टू आई आर, किसी भी फॉर्म में, अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं I इज इक्वल्स टू V ओवर R। सीधा सीधा वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो V की वैल्यू कितनी है 220 ओवर 1200, कैंसिल, 2 6 12 0, तो ये आ गया मेरे पास 11 ओवर 60, तो ये आ जाएगा 0.1 और यहाँ से बचा 50 और फिर उसके बाद 8, 1.8 समथिंग करके अप्रॉक्स में इतना एम्पियर आया ये। क्लियर, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट बोलता है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 100 ओम। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इस बार उसने कहा है मुझे इस बार भी करंट ही पूछना है। वोल्टेज मेरे पास 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस मैंने घटाकर 100 ओम कर दिया, तो फिर से वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी है 220 और R की वैल्यू है 100, तो हमने देखा इसकी वैल्यू आ गई 2.2 एम्पियर। तो आपने यहाँ से, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने यहाँ से क्या देखा, तो हमने यहाँ से ये देखा कि नॉर्मली I की वैल्यू कितनी थी, अगर रेजिस्टेंस हमारा, हमने रेजिस्टेंस को क्या करा, पहले 1200 था, ठीक है, अब रेजिस्टेंस कन्वर्ट होकर चेंज होकर कितना होगा 100 ओम हो गया। क्लियर, तो ये जो 100 ओम हुआ है हमने इसे 12 टाइम्स कम कर दिया, तो जितना हमने इसे कम किया है ये 12 टाइम्स उतना ही बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि कब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि V कांस्टेंट है, अगर V कांस्टेंट नहीं होता
तब ये भी वैल्यू चेंज करती, वेरी होती, लेकिन ये चेंज है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों की अलग अलग वैल्यूज इतनी आई है। कि देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके, कि अगर हमने रेजिस्टेंस को डिक्रीज किया है तो आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली हुई है। अगर हमने रेजिस्टेंस को 100 कर दिया तो आई की वैल्यू डिक्रीज हो गई है 2.2 पर 0.18 से। क्लियर? नेक्स्ट रेजिस्टिविटी। अब आज के इस टॉपिक में रेजिस्टिविटी भी इंक्लूड है। इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। सीधा सीधा है कि रेजिस्टेंस हमने अभी जो देखा है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। क्लियर? और हमने देखा कि रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमने ये भी देख लिया कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, और ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड हो गई। क्लियर? तो हम अगर फर्स्ट और सेकंड को रिलेशंस को कंबाइन करें देन वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, कंबाइन करें तो R, देखो क्या था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर हम इसे ऐसे कह दें कि R इज, अगर हम इन दोनों को कंबाइन किए तो बात तो एक ही हुई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली टू A। क्लियर? तो जब अभी क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी साइन, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, जिस कांस्टेंट को हम कहेंगे ये, इसका ये सिंबल होता है। इसे कहते क्या है हम अभी बताते हैं। इसे हम बोलते हैं रो, इसको क्या बोलते हैं, रो। ठीक है? अब इसे वैसे क्या बोलते हैं, रो तो इसको सिंबल का नेम हो गया इसे प्रोनाउंस करने के लिए, लेकिन ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी। ये क्या होती है, इट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। क्लियर? तो जो ये हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के लगाया है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया है रो, इस रो को ही क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और ये जो रो है, इसे हम क्या बोलते हैं, कभी कभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस इनवर्सली होता है इसके। ठीक है, बता देंगे वो कैसे होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये इसका रेजिस्टेंस का ही पार्ट होता है। रेजिस्टिविटी क्या होती है वो हम अभी आपको बता देंगे। क्लियर है? इतनी आ गई समझ में बात? ठीक है, तो हमने जैसे वो V इक्वल्स टू IR में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर हमने क्या लगाया था, रेजिस्टेंस R, ऐसे ही हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाकर क्या लगाया है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर एक कांस्टेंट रखा है जिसे हमने कहा है रो, और इस रो को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो द रेजिस्टिविटी। अब एक चीज, अब हमें इतना पता चला है कि ठीक है, अब इसकी भी तो कोई ना कोई यूनिट होती होगी, आई थिंक यूनिट, इसकी भी तो कोई ना कोई यूनिट होगी। अब अगर हम इसका यूनिट दूसरी निकालें तो हम शायद इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो, जिसकी हमें यूनिट निकालनी होती है हम उसे एक तरफ रख लें, हमें इसका पता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, R मल्टीप्लाई A अपॉन L। क्लियर? हमने इसे कैसे किया है, R मल्टीप्लाई A इंटू रो इंटू L। क्लियर? तो हमने अब R की कितनी होती है रेजिस्टेंस की, ओम, एरिया की कितनी होती है, मीटर स्क्वायर, L की कितनी होती है, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। कितनी होती है, ओम मीटर, तो ये होती है इसकी यूनिट। निकालने आ गई किस तरीके से, अगर हमें कोई चीज की यूनिट नहीं आ रही है तो हम उसे इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब एक चीज, अब ये जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, मेरे पास एक ये फॉर्मूला है। अब अगर आपसे आ जाए क्वेश्चन एग्जाम में कि आप एक बात बताओ कि कोई ऐसा केस बताओ जिसमें रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाए, R इज इक्वल टू रो, एक ऐसा केस बताओ कब हो सकता है। अब आप एक चीज सोचेंगे, जब L और A दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऑब्वियसली दोनों इक्वल बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम ये बात लिख सकते हैं, या हम कह दें कि एरिया, अब ये दोनों कब इक्वल होंगे ये भी पता होना चाहिए। अब कोई और ऑप्शन तो है नहीं कि जो एरिया और लेंथ दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, सिर्फ एक केस को, अगर लेंथ 1 है तो तभी एक केस ऐसा है जो एरिया भी कितना आ जाएगा, 1, अदरवाइज हर केस में एरिया इज ग्रेटर देन लेंथ। क्लियर है? ठीक है, तो हम कहेंगे द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in area of cross section। क्लियर? आगे समझ में? ठीक है,
तो हम ये बात कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी सब्सटेंस के रेजिस्टेंस के बराबर सिर्फ तभी हो सकती है अगर उनकी लेंथ 1 मीटर है और उनके बीच का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर है। सिर्फ तभी एक ही ये केस ऐसा है और यही केस इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमें एक चीज और पता चली है कि ना तो रेजिस्टिविटी अब लेंथ पर डिपेंड करती है, ना ही उसके थिकनेस पर डिपेंड करती है। सिर्फ किस पर करेगी? नेचर पर। सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पर। हमने जो 4 पॉइंट रेजिस्टेंस के लिए पढ़े थे उसमें से 2 इसने कैंसिल करवा दिए रेजिस्टिविटी ने, और 2 इसने बोला है कि आई एम डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर, बट आई डू नॉट डिपेंड ऑन माई लेंथ एंड थिकनेस, सॉरी थिकनेस एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? आगे समझ में? ये केस इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन द केस व्हेन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। क्लियर है? तो इतना हमारे पास, इतना आ गया आपको समझ में? ठीक है। अब इसकी इक्वेशन हमने जो इसकी यूनिट निकाली है वो होती है कितनी? ओम मीटर। ठीक है। अब रेजिस्टिविटी अलग अलग भी होती है सबकी। अब इसने बोला है कि वो डिपेंड करती है किस पर? सब्सटेंस के नेचर पर और किस पर? और टेम्परेचर पर। अब एक चीज है, जैसे मानो हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, कोई भी हमने कंडक्टर ले लिया और वो कंडक्टर हमारे पास सिल्वर है। ठीक है, हमने क्या लिया? सिल्वर कंडक्टर। तो उसकी रेजिस्टिविटी 1.60 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर इतनी होती है। ठीक है। अब ऐसे ही कॉपर हुआ कंडक्टर, उसकी अलग होगी। तो मतलब इनकी रेजिस्टिविटी के डिपेंड करेगा इनकी रेजिस्टिविटी पर कि किस तरीके की है ये, किस तरह से। अलॉयज की भी अलग अलग होती है, लेकिन अलॉयज की जो होती है वो एक्सेप्शन इसलिए है बिकॉज उसके अंदर वो थोड़ा बहुत इफेक्ट करते नहीं है टेम्परेचर से। ठीक है। तो एक चीज तो हमें इससे पता चल जाएगी कि रेजिस्टिविटी जैसे मानो कॉपर की हुई या हम किसी भी चीज की ले रहे हैं, तो एरिया ऑफ रेजिस्टिविटी हमने कब निकाली है? जब हमने लेंथ को 1 मीटर रखा है और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर रखा है। ठीक है, तब हमने इसकी ये वैल्यू निकाली है। तब फिर क्या होगा? रेजिस्टिविटी भी इसके इक्वल हो जाएगी और रेजिस्टेंस भी इसके इक्वल ही हो जाएगा। क्लियर है? तो वो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको रेजिस्टिविटी जरूर देगा या फिर फाइंड आउट करने के लिए देगा, आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में इसकी एक अच्छी सी टेबल भी गिवन है, आपको उसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस अगर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है R = ρl/a, 100% न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसकी डायरेक्ट रेजिस्टिविटी लर्न करने की जरूरत नहीं, या तो वो इसे पूछेगा या वो इसे पूछेगा और एक चीज गिवन होगी 100%। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।